आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का ऑफिशियल मॉडल पेपर क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा कहीं भी किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलेंगे आंसर, और साथ ही साथ अपनी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा ताकि आप एग्जाम हॉल में जाइएगा आप भूल नहीं पाइएगा, इन सभी आंसर को अच्छे तरीके से लिख कर आइएगा, इसकी 100% गारंटी है। देखिए जितने भी मैंने वीडियो में पहले पढ़ाया है वही क्वेश्चन जैक बोर्ड ने ऑफिशियल तरीके से मॉडल पेपर में जारी किया है, तो फिर आपके एग्जाम में क्यों नहीं मेरे द्वारा कराया गया क्वेश्चन आंसर जारी करेगा, 100% मैच करेगा। इसीलिए मेरे चैनल को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप सभी को पहले से ही पता होगा कि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल मार्क्स कितना आपको रहेगा, इसमें 70 नंबर रहेगा। आप सभी को पता है 70 नंबर में 25 नंबर आपका एमसीक्यू होने वाला है, तो अगर इसको माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा, 45 नंबर। अब ये 45 नंबर है ये आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, यानी आपको इसका उत्तर लिख कर देना होगा। तो यही सब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इस बार के बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इसकी पकड़ मजबूत कर लेते हो 100% बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा, और इसी पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे अपने चैनल में, ज़्यादा समझाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसी टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि बच्चे को सब्जेक्टिव में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ऑब्जेक्टिव तो मैं ऐसा करवा दूंगा कि वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, एक भी बाहर नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव की आपको भी टेंशन नहीं लेना है, अभी आपको सब्जेक्टिव ही टेंशन लेना है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से, आपका क्वेश्चन नंबर 26 से है। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, संभववाद क्या है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, संभववाद किसे कहते हैं। यही क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर में कुछ दूसरे तरीके से घुमाकर इसी क्वेश्चन को पूछा गया है। वो क्वेश्चन जब मैं आपको करवाऊंगा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए संभववाद क्या है, प्रकृति के नियम को समझकर, ठीक है, प्रकृति के नियम को समझकर प्रौद्योगिकी का विकास करना तथा प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है। यानी इसको हम लोग प्रकृति का मानवीयकरण भी बोल सकते हैं इस संभववाद को, क्योंकि इसमें प्रकृति को मानव के अनुरूप यहाँ पर ढलना पड़ रहा है। यहाँ पर वही चीज़ लिखा है ना कि प्रकृति को अपने अनुसार ढालना ही संभववाद कहलाता है, संभववाद कहलाता है। यानी इसमें अपने अनुसार मानव पहले देखता है कि उनको क्या लाभ होगा इस प्रकृति से, उसके बाद उस प्रकृति से उस चीज़ का लाभ वह हासिल करता है। ये चीज़ हो गया आपका संभववाद। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करें। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, 2 समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में हुए परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या मान के चलिए 10,000 था, ठीक है, इसके बाद अचानक 2002 में क्या हुआ, ये 20,000 हो गया, मान के चलिए ये 20,000 हो गया। तो 2 समय अंतराल में अब इसको माइनस करेंगे तो 20,000 में 10,000 अगर घट जाता है तो कितना वृद्धि होता है, 10,000 वृद्धि होता है ना। तो यही अंतराल, यही अंतर 2 समय के बीच में जनसंख्या का जो वृद्धि होता है उसी को कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गहन कृषि किसे कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, उत्पादन की वह प्रणाली जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक, कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन लिया जाता है, गहन कृषि कहलाती है। यानी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कम जमीन में, ठीक है, कम भूभाग में ही अत्यधिक परिश्रम लगाकर, पूंजी लगाकर, साथ ही साथ उसमें उर्वरक, खाद, कीटनाशक वगैरह सारा कुछ डालकर अत्यधिक उत्पादन लिया जाता है, अत्यधिक पैदावार बढ़ाया जाता है, वही गहन कृषि कहलाता है। ठीक है, इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती है, इसी को गहन कृषि कहा जाता है। विनिर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ पर वर्तमान समय में विनिर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास और संपन्न का सूचक है। यानी अभी जो विनिर्माण उद्योग अगर बैठाया जाता है, कहीं भी स्थापित किया जाता है तो देश के विकास के लिए ही ये स्थापित किया जाता है। अब ये विनिर्माण उद्योग होता क्या है, आप परिभाषा यहाँ से भी लिख सकते हो, कच्चे मालों द्वारा जीवन उपयोगी, देखिए यहाँ पर द्वारों हो गया है, ये मिस्टेक है, यहाँ पर द्वारा लिख दीजिएगा। तो कच्चे माल के द्वारा जीवन में उपयोग में लाए गए जितने भी वस्तुएं हैं उसको तैयार करना ही विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे कपास से कपड़ा तैयार करते हैं, जीवन में कहीं ना कहीं हम लोग यूज करते हैं ना कपड़े। इसके बाद गन्ने से चीनी, लौह अयस्क से लोहा एवं इस्पात, बॉक्साइड और साथ ही साथ एल्युमिनियम आदि का भी निर्माण होता है, तो वही कहलाता है विनिर्माण उद्योग। यानी प्राकृतिक में जो भी चीज़ है उसको कन्वर्ट करके, उसको बदल करके, उसका परिष्करण करके कुछ ऐसे चीज़ का निर्माण करना जो हमारे जीवन में उपयोगी है, वही कहलाता है विनिर्माण उद्योग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, पल्ली बस्तियाँ किसे कहते हैं, पल्ली बस्तियों से क्या अभिप्राय है। तो देखिए यहाँ पर समझ लीजिए, इसके बाद मैं आपको आकृति के आधार पर मैं समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भौतिक रूप से, भौतिक रूप से कहने का मतलब है आंखों से देखने पर, ठीक है, भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक बस्तियों को पल्ली या फिर पल्लीकृत बस्तियाँ कहा जाता है। इन बस्तियों को भारत के विभिन्न भागों में स्थानीय स्तर पर पान्ना, पूर्वे, पाड़ा, पाली, नांगला, ढाणी आदि नामों से भी जाना जाता है।
पल्ली ध्यान से समझिएगा, जैसे एक रेलवे लाइन है, ठीक है, एक बस्ती जो है वो रेलवे लाइन के किनारे यहाँ पर बसी हुई है और ये बहुत ही घनी आबादी वाली बस्ती है। लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ जो घनी आबादी थी यह आबादी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ के लोग निकलकर बाहर चले जाते हैं, दूसरी जगह बस जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला गया कि भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक बस्तियाँ, यानी यहाँ पर जो है ना वो बस्तियाँ अलग होती है। इस घने आबादी वाले बस्ती से यह एक जो नया बस्ती निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं पृथक बस्ती है, अलग बस्ती है और इसी के कारण ही इसका निर्माण हुआ है और इसकी जो जनसंख्या है वो कम होता है, उसी को ही पल्ली बस्ती कहा जाता है। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सतत पोषणीय विकास क्या है? इसका उत्तर है एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना ही क्या कहलाता है? सतत पोषणीय विकास। यानी अगर हम लोग किसी खनिज का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम इसको जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाएगा, फिर भविष्य में जो भी आने वाली पीढ़ियां है उसके लिए एक भी खनिज संपदा नहीं बचेगी। तो अगर भविष्य में जो भी आने वाली पीढ़ियां है अगर उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खनिज का इस्तेमाल कम किया जाए, वही कहलाता है सतत पोषणीय विकास। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ऋतु प्रवास क्या है? ऋतु प्रवास, इस वर्ड से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ऋतुओं के अनुसार प्रवास करना, एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना ही ऋतु प्रवास कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? जब किसी मौसम में लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे अनुकूल स्थान पर रहने लगते हैं तथा मौसम बदलते ही पुनः उस स्थान पर जाकर रहने लगते हैं, इसी मौसमी स्थानांतरण को ही ऋतु प्रवास कहा जाता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, ठंड के मौसम में पहाड़ों पर जब बर्फ गिरने लगती है तो जनजातियां नीचे घाटियों की ओर चली जाती है और फिर अगर वह मौसम, ठंड की मौसम खत्म हो जाती है तो फिर वह अपने घर दोबारा वापस लौट आते हैं। तो वही चीज़ है, मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करना ही क्या कहलाता है? ऋतु प्रवास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर, व्यापार संतुलन से आपका क्या तात्पर्य है? व्यापार संतुलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। किसी भी देश के निर्यात और आयात, सबसे पहले आप लोग निर्यात को समझिए, उसके बाद फिर आयात को समझिएगा। आयात का मतलब होता है किसी दूसरे देश से अपने देश में किसी सामान को लाना, निर्यात का मतलब होता है अपने देश से किसी दूसरे देश में सामान को भेजना। समझ गए होंगे, आयात मतलब आना, निर्यात मतलब भेजना। तो ये होता है निर्यात और ये होता है आयात। यानी किसी भी देश के निर्यात और आयात में अंतर को ही व्यापार संतुलन कहते हैं। व्यापार में होता क्या है, सामान को लाया जाता है या फिर अपने देश के सामान को भेजा जाता है, तो उस जगह पर अगर इन दोनों के अंतर को निकालेंगे, डिफाइन करेंगे तो वही कहलाएगा व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन में यहाँ पर ध्यान से आगे समझिएगा, व्यापार संतुलन अनुकूल होने की स्थिति में आयात की तुलना में निर्यात अधिक होती है। अच्छा, व्यापार संतुलन अनुकूल होगा यानी आपके अनुकूल होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उस सिचुएशन में जो आयात है ना उसकी तुलना में निर्यात अधिक होता है। निर्यात मतलब क्या होता है? सामान को दूसरे देश में हम लोग बेचते हैं तो वो हमारे अनुकूल ही होगा ना, हमारे देश को फायदा होगा। वही चीज यहाँ पर बोला गया है कि अनुकूल होगा। जबकि अगर निर्यात की तुलना में आयात अधिक होगा, बाहर से सामान बहुत ज़्यादा हम लोग ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, मंगाएंगे, तो उस समय व्यापार संतुलन प्रतिकूल होगा। ऐसे भी आप लोग सुने होंगे, स्वदेशी चीज़ों का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, यानी भारत में बने हुए चीज़ों को ज़्यादा उपयोग करना चाहिए ताकि बाहर से जो भी चीज़ बनकर आ रही है उसका इस्तेमाल कम हो। इससे क्या होता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में उछाल होती है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में विकास बढ़ती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से कौन से प्रदूषण मुख्य रूप से उत्पन्न होते हैं? यानी अगर शॉर्ट भाषा में अगर आपसे क्वेश्चन करूं, फैक्ट्रियों से कौन सा प्रदूषण होता है? उद्योगों से, फैक्ट्रियों से तो प्रदूषण बहुत सारा होता है, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण होता है मुख्य तौर से। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, ध्यान से समझिएगा। उद्योगों या फिर फैक्ट्रियों से उत्सर्जित होने वाले धुएं, यानी इस फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं तथा अपशिष्ट पदार्थों से वायु प्रदूषण होता है। कपड़ा उद्योग, रासायनिक उद्योग, तेल शोधक कारखाने या फिर शक्कर उद्योग, स्टील फैक्ट्री आदि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत है। तो मुख्य रूप से वायु प्रदूषण ही होता है। अब यहाँ पर हम लोग 3 नंबर वाले क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं 35 नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रकृति का मानवीयकरण को स्पष्ट करे। यही क्वेश्चन संभववाद वाला अभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। तो बोले ना, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन घुमा सकते हैं और दोनों का आंसर सेम है। तो ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा कैसे। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीयकरण हो जाता है, यानी मानव उसका इस्तेमाल करने लगते हैं और प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लगती है। और अगर मानव प्रकृति का ज़्यादा उपयोग करने लगता है, उससे प्रकृति का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर जरूर होता है, उसका छाप जरूर छूटता है।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, जल परिवहन के 3 लाभ बताइए। तो देखिए यहाँ पर जल मतलब क्या होता है, पानी। परिवहन का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग आना जाना कर सकते हैं। परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कहाँ से जाना, जल से जाना, उसी को कहा जाता है जल परिवहन। तो इसके क्या लाभ है, अगर जल में रास्ता बना दिया जाएगा तो फिर जल से आने जाने में क्या लाभ है वो ध्यान से देखिएगा। परिवहन के समस्त साधनों में जल परिवहन सबसे सस्ता है। यानी अगर आप रोड से जाइएगा किसी गाड़ी में तो उसका भाड़ा जितना आपको लगेगा उससे कम भाड़ा में आप जल के द्वारा ही सफर करके चले जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या आपका लाभ, बृहद अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात हेतु जल परिवहन सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। यानी बड़े मात्रा में जो अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात होता है, यानी एक देश को दूसरे देश से अगर सामान मंगवाना होता है तो जल के द्वारा ही, यानी जल के रास्ते के द्वारा ही हम लोग आयात निर्यात करते हैं, क्योंकि उससे आसान भी होता है। आगे देखिए नेक्स्ट लाभ क्या आपका, जल मार्ग के लिए सड़क तथा रेल पटरी की भांति मार्ग बनाने में खर्च नहीं करना पड़ता है। यानी जल में क्या आपको रास्ता बनाना पड़ता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जबकि सड़कों में या फिर रेल में पटरियां बिछानी पड़ती है, सड़क को बनाना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर नहीं लगता है जल में। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु जल परिवहन का महत्व सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहने का मतलब है एक देश से दूसरे देश में अगर आपको व्यापार करना है तो समुद्री रास्तों से ही व्यापार करना सबसे सुलभ होता है, सबसे आसान होता है। ये हो गया चौथा। तो ये सारे आप लाभ लिख सकते हो, ठीक है। आगे यहाँ पर देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, आकार के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, किसी एक का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, उसी तरीके से आप आंसर को लिखिएगा आप आंसर में कि आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वो आपका कुटीर उद्योग, दूसरा जो भाग है वो आपका लघु उद्योग, तीसरा जो भाग है वो आपका बड़े पैमाने वाले उद्योग। एक एक करके सभी को हम लोग संक्षेप में देखेंगे और इसका वर्णन करेंगे। कॉपी में आपको कैसे लिखना है, इस तरीके से आपको ये टेबल नहीं बना लेना है, ठीक है, तालिका नहीं बना लेना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले कुटीर उद्योग ऊपर में लिखिएगा, उसके बाद फिर इस तरीके से ऐसे दीजिएगा, उसके बाद नीचे से ये सारा पॉइंट आप लिखते जाइएगा। अगर पॉइंट में लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर आप बिना पॉइंट में भी डायरेक्ट सारा कुछ लिख सकते हो। यहाँ पर पॉइंट में नहीं था, मैं डायरेक्ट पिक्चर के आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग कुटीर उद्योग को समझते हैं। पहला जो भाग है, कुटीर उद्योग मुख्य रूप से परिवार सदस्यों के सहयोग से चलाए जाते हैं। इसमें परिवार ही सम्मिलित होते हैं, ठीक है। इस उद्योग में, कुटीर उद्योग में मानव हाथों का ही प्रयोग करता है। कुटीर उद्योग में स्थानीय मांग की पूर्ति की दृष्टि से ही परंपरागत वस्तुओं का ही उत्पादन होता है। परंपरा से जो वस्तुएं उस स्थान में इस्तेमाल के लिए लाए जा रहे उसी चीज़ों का निर्माण होता है इस कुटीर उद्योग में। इसके बाद कुटीर उद्योग में कच्चे माल की आपूर्ति सामान्यतः स्थानीय स्तर पर की जाती है। कच्चे माल यानी जो भी चीज़ आपको बनवाना है उसका कच्चा माल आपको उसी जगह से ही हासिल करना होगा, प्राप्त करना होगा। कुटीर उद्योग में तैयार माल के लिए बाजार भी उसी जगह पर ही मौजूद होती है, यानी बाजार स्थानीय होता है। अब यहाँ पर देखते हैं लघु उद्योग, इससे थोड़ा सा आकार में बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग आकार के आधार पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले छोटका उद्योग, उसके बाद उससे बड़का उद्योग, उसके बाद फिर उससे और बड़का उद्योग देखेंगे। तो देखिए लघु उद्योग क्या होता है, लघु उद्योग में सामान्य के श्रमिक कार्य ही करते हैं, यानी इसमें लेबर श्रमिक वगैरह सारे लोग कार्य करते हैं, जबकि यहाँ पर परिवार ही सम्मिलित होते हैं। ये दोनों में अंतर है। तो इसके आंसर को लिखने के बाद इसके उत्तर को लिखिएगा इसके नीचे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लघु उद्योगों में उत्पादन मशीनों द्वारा होता है। लघु उद्योगों में वस्तुओं का उत्पादन एक बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है। यहाँ पर तो ये स्थानीय क्षेत्र के मांग को ही पूरा करता है, जबकि ये बड़े क्षेत्र की मांग को पूरा करता है। लघु उद्योगों में कच्चे माल की आपूर्ति बाहर से लाई जाती है, मंगाई जाती है। लघु उद्योग में निर्मित माल का बाजार विस्तृत होता है, यानी इसका जो भी सामान बनता है इस उद्योग में उसके लिए बाजार बड़ा होता है, जबकि यहाँ पर वहीं छोटे छोटे बाजार में बेचते हैं उसी जगह पर स्थानीय लोगों के बाजार में, और यह दूरस्थ बाजारों में भेजा जाता है। यह आपका लघु उद्योग। अब यहाँ पर लास्ट जो टाइप है बड़े पैमाने पर उद्योग, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि आपको लिखना है, इसको लिख लेना है सबसे पहले बड़े पैमाने के उद्योग, उसके बाद नीचे आपको लिखना है यह विनिर्माण की सबसे बड़ी इकाई है। विनिर्माण उद्योग, अभी मैंने आपको बताया कि जीवन में जो भी चीज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको ही बनाता है ये उद्योग, ठीक है। इसमें मानव श्रम के स्थान पर मशीनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है। बड़े बड़े मशीन लगे हुए रहते हैं, आप लोग बड़े बड़े फैक्ट्री में गए होंगे तो वहाँ पर एकदम मशीन को चलते हुए देखे होंगे, बहुत तेज आवाज़ें भी आती है। तो वही चीज़ें यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल होता है। इसके उत्पादन के लिए विस्तृत एवं व्यापक बाजार होता है, बड़ा बाजार होता है, और इसमें व्यापक बाजार होता है। इसमें उत्पादन व्यापक पैमाने पर होता है, बड़े पैमाने पर पैदावार भी होती है। इसमें विशाल पूंजी यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल होता है, और इसमें बड़ी संख्या में लेबर, मशीन तो लगा होता है लेकिन उस मशीन को चलाने के लिए श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों टाइप मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया है। इसी तरीके से आपको आंसर को लिखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, ग्रामीण बस्तियों के मुख्य समस्याओं के बारे में बताइए। अच्छा, आप लोगों से बेहतर क्या इसका उत्तर कोई दे सकता है? जी नहीं, क्योंकि आप लोग ग्रामीण बस्तियों में रहते हो, गाँव के बस्तियों में रहते हो, सरकारी विद्यालय में आप लोग पढ़ते हो,
तो आपसे बेटर कोई भी नहीं इसका आंसर दे सकता है। फिर भी यहाँ पर आंसर को देख लीजिए। ग्रामीण बस्तियों की मुख्य समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, स्वच्छता तथा सफाई आदि जैसी आधुनिक सुविधाओं की कमी होना। बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा गया है। विकासशील देशों में रहने वाले अधिकतर ग्रामीण निवासी कृषि करते हैं। विकासशील देश मैंने आपको पहले भी वीडियो में समझाया था, यानी ये अभी डेवलप नहीं किया है, ये डेवलपिंग में है, यानी धीरे धीरे विकास कर रहा है। विकास अभी पूरे तरीके से नहीं हुआ है इस देश का। तो वही चीज़ बोल रहा है कि विकासशील जो देश है जैसे हमारा भारत देश, यहाँ पर रहने वाले अधिकतर ग्रामीण निवासी खेती बाड़ी का काम करते हैं, जो एक मौसमी प्रक्रिया है, यानी मौसम अगर अच्छा रहा तो खेती बाड़ी भी अच्छा रहेगा। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है कि यह एक मौसमी प्रक्रिया है। बुआई और कटाई की अवधि के अतिरिक्त वे वर्ष में बाकी समय में बिना किसी लाभदायक व्यवसाय से गुजरते हैं। यानी अगर ये 6 महीना खेती बाड़ी करते हैं तो बचे हुए 6 महीने में उनका कुछ भी कामकाज नहीं होता है। वही चीज़ यहाँ पर ये बता रहे हैं, बाकी दिन या बिना व्यवसाय के इनकी ज़िंदगी गुजरते रहती है। फसल खराब होने के कारण होने वाली कुपोषण तथा भूखमरी एक प्राकृतिक परिणाम भी है। अगर फसल खराब हो गया तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा, और अगर खाना अच्छा नहीं मिलेगा, फसल किसी कारण से अगर नष्ट हो गया तो भूखमरी भी आएगी। ये सारी समस्या एक ग्रामीण बस्तियों की समस्या है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 39 नंबर, शुष्क और आर्द्र कृषि में अंतर लिखे। शुष्क का मतलब होता है सूखा और आर्द्र का मतलब होता है नमी, यानी बरसात वाला मौसम। शुष्क का मतलब होता है गर्मी वाला मौसम, ठीक है, या फिर इसको ठंड का भी मौसम बोल सकते हो, लेकिन गर्मी का ही मौसम अधिकतर बोला जाता है। खैर जो भी है, यहाँ पर देख लेते हैं दोनों में अंतर क्या है। इसी तरीके से आपको आंसर लिखना है टेबल बना के। बिना टेबल बनाइए आप आंसर नहीं लिखिएगा। जब भी अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो यहाँ पर अंतर ही पूछा है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे पॉइंट 1 दीजिएगा। शुष्क कृषि वाले क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है, क्योंकि शुष्क का मतलब सूखा, इसका मतलब वर्षा कम हो रहा है इसलिए सूखा है। जबकि आर्द्र कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वर्षा पर्याप्त होती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होता है, जबकि यहाँ पर 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक होता है वर्षा की मात्रा। तीसरे पॉइंट पर, यहाँ ऐसी फसलें बोई जाती है जिन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, तिलहन आदि। क्योंकि भाई ये शुष्क एरिया है, पानी यहाँ पर है ही नहीं है, तो फिर ज़्यादा पानी लेने वाला फसल रोप कर क्या फ़ायदा होगा ना, लगाकर। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके का फसल बोया जाता है। जबकि आर्द्र कृषि में ऐसे फसल बोई जाती है जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, रबर, चाय आदि की खेती। ये इसके बाद अगर हम लोग जगह की अगर बात करें तो किन किन जगहों में शुष्क कृषि होती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि में, ठीक है, शुष्क कृषि की जाती है। और अगर आर्द्र कृषि की अगर बात करें, केरल, पश्चिम बंगाल और असम आदि राज्यों में आर्द्र कृषि की जाती है। तो ये हो गया अंतर दोनों में। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन आपका, पवन ऊर्जा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। पवन ऊर्जा किसे कहते हैं? भाई हवा से जो हमें ऊर्जा मिलती है उसी को पवन ऊर्जा कहते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, समझना है सिर्फ। कैसे लिखना है ध्यान से देखिएगा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। जो हवा बहती है उससे उत्पन्न ऊर्जा को ही पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय मतलब यह ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। गतिज ऊर्जा मतलब जो गति करता है, यांत्रिक ऊर्जा मतलब क्या होता है, जिसमें गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। यानी देखा जाए तो यह एक ट्रैवल करने लगता है, पंखा वायु से घूमने लगता है, गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, और इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से यानी जनरेटर की मदद से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, परिवर्तन किया जाता है, यानी विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इस प्रकार से पवन चक्की होता है। तो ये पंखा अगर इधर से घूम रहा है एक चक्कर, तो इसका कनेक्शन इस जनरेटर से होता है। अगर ये एक चक्कर पंखा घूमता है ना, तो ये कई 100 चक्कर इसके एक चक्कर में या कई 100 चक्कर ये घूम जाता है। और अगर ये जनरेटर घूमेगा, जैसे आप लोग शादी वगैरह में देखते हो ना, जनरेटर से क्या होता है, लाइट कट जाने के बाद चारों तरफ विद्युत बिजली उत्पन्न हो जाती है, इसके बाद फिर यहाँ पर ये विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो इस तरीके से आपका वायु ऊर्जा का इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? यानी खनिजों का संरक्षण, उसको बचाना, उसको सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है? ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर इसका उत्तर है, खनिज पदार्थ समापन संसाधन है। समापन संसाधन कहने का मतलब है जैसे कोयला एक खनिज पदार्थ है, खनिज संसाधन है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में समाप्त हो जाएगा, इसका नवीकरणीय नहीं होता है, याद रखिएगा। जैसे वायु
कभी भी नहीं समाप्त होगा। उसका नवीकरणीय हो सकता है, लेकिन खनिज पदार्थ जितने भी है वो समापन संसाधन है, दोबारा से उसको आप नहीं पैदा कर सकते हो, नहीं बना सकते हो। अर्थात कुछ समय के बाद यह समाप्त हो जाते हैं और इनकी पुनः पूर्ति संभव नहीं होती है। खनिजों को पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि खनिजों का निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इसलिए इनका समुचित संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। जैसे कहने का मतलब है कोयला कैसे निर्माण हुआ। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि कई हजार लाखों वर्ष कहीं ना कहीं भूकंप या फिर सुनामी इस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई होगी, और जितने भी वनस्पति या फिर बड़े बड़े जीव जमीन के नीचे कई हजारों लाखों वर्ष से दबे रहने के कारण, ताप और दाब के कारण वह खनिज पदार्थ यानी कोयला में वह बदल गए। तो उसको दोबारा बनाने के लिए भाई फिर से प्राकृतिक आपदा हमें लानी पड़ेगी और फिर से कई हजार लाखों वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए खनिजों का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है आपका, जल अथवा मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए 4 महत्वपूर्ण सुझाव दीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सुझाव है, इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल प्रदूषण के रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय है। आप क्या कर सकते हो, तो ध्यान से देखिएगा। हमारी सरकार को जल प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहिए। इस तरीके से आप आंसर लिखिएगा ना, टीचर भी खुश हो जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट के माइंड में सरकार को सलाह दे रहे हैं। आने वाले टाइम में ये पढ़ लिख कर चुपचाप नहीं रहेगा, या फिर सरकार को तर्क जरूर देगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगे पॉइंट है आपका, कूड़े कचरे और प्लास्टिक को समुद्र में ना फेंक कर उनको रिसाइकल करके उन्हें ऊर्जा पैदा करने का प्रयोग में लाया जाना चाहिए। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका, सरकार को कारखानों और उद्योगों पर कचरे को नदियों में डालने के लिए पाबंदी लगानी चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। इसके बाद आगे भी पॉइंट है आपका, कृषि में रासायनिक यानी खेती बाड़ी जो करते हो ना, उसमें जो रासायनिक उर्वरक कीटनाशक वगैरह जो दवा डालते हो उसका प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। उसके प्रयोग की जगह पर जैविक कृषि, जैविक खाद, इसको अधिक बढ़ावा देना चाहिए। आखिरी पॉइंट है, लोगों के द्वारा नदी या तालाबों पर कपड़ों को धोने पर पाबंदी भी लगानी चाहिए। जी हाँ, कपड़े धोते हैं कहीं ना कहीं डिटर्जेंट पाउडर से हम लोग धोते हैं, तो उस डिटर्जेंट पाउडर से भी जल प्रदूषित होता है। आप सभी को पता नहीं होगा, लेकिन जल का प्रदूषण होता है। अब यहाँ पर देखेंगे मृदा प्रदूषण को रोकने के क्या क्या विधि है, क्या क्या उपाय है। पहला देखिए, ठोस तथा अनु उपयोग पदार्थ जैसे लोहा, कॉपर, कांच, पॉलीथीन इत्यादि मिट्टी में नहीं दफनाना चाहिए। खास करके जो पॉलीथीन वाला चीज़ है, क्योंकि पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक ऐसा चीज़ है, ऐसा पदार्थ है जो कभी भी नहीं गलता है, ना ही उसका नष्ट होता है। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है, वनों को काटने व पशुओं को चराने में रोक लगाना चाहिए। फसल चक्र को अपनाना चाहिए। सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। बाढ़ को रोकने तथा रासायनिक खादों व कीटनाशक का यथोचित उपयोग करना चाहिए, यानी कम से कम मात्रा में जो रासायनिक खाद है उसका उपयोग करना चाहिए, उससे मिट्टी भी प्रदूषण होती है। तीसरे पॉइंट पर रासायनिक खाद कीटनाशक का कम प्रयोग करना चाहिए। चौथे पॉइंट पर ठोस पदार्थ को पिघलाकर पुनः प्रयोग में बढ़ावा देना चाहिए, उसको मिट्टी में इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। गाय के गोबर व मनुष्य मल त्याग से बायोगैस बनाने का भी जोर देना चाहिए। इसके अलावा जीव वैज्ञानिक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। जो जीव वैज्ञानिक कीटनाशक है, रासायनिक नहीं, जीव विज्ञान, उसका उपयोग करना चाहिए। व्यर्थ पदार्थों के निपटारे के लिए बंद सुरंग का उपयोग करना चाहिए। मृदा प्रबंधन को स्वीकारना चाहिए। जैव उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आप कोई भी लिख सकते हो, इसमें से जो भी सिंपल लगे उसको आप लिख दीजिएगा। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कवर करेंगे, 5 नंबर वाले, उसको तो और सटीक से मैं कवर करवाऊंगा। तो जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी जितने भी सेट है उसका सब्जेक्टिव बेहतर तरीके से इसी चैनल में करवाई जाएगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।